नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जलवायु परिवर्तन, हीट वेव और COP28 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है हीट वेव तो अभी खतरनाक चल ही रही। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी बहुत रोचक मुद्दा भी है और खूब ज़्यादा चर्चित मुद्दा भी है, जिससे हम सभी परेशान हैं। और इसी के लिए COP होती है हर साल, तो अभी जो लेटेस्ट हुई उसको बोलते हैं COP28। तो ये तीनों टॉपिक आपके CGPSC जो निबंध है इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण का सेक्शन है वहाँ भी आ सकते हैं। तो आज हम ये तीनों टॉपिक की चर्चा करेंगे। मैं आपको PDF से ही पढ़ाने का प्रयास करूँगा। PDF हम लोग पहले ही टेलीग्राम चैनल में डाल चुके हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब होता है, आपको सुनते होंगे कि अभी ऐसी जलवायु है वैसी जलवायु है। दो चीज़ होती है, एक होता है मौसम। जैसे अभी सुबह आप देखेंगे तो बोलेंगे मौसम सुहाना है, दोपहर को देखेंगे यार बहुत गर्मी है, शाम को बोलेंगे फिर बारिश होने लगी, फिर सुहाना हो गया भजिया बनाओ। तो वो मौसम है जो दिन ब दिन बदलते रहता है। जलवायु जो होती है वो दीर्घकाल की रहती है। जैसे अगर आपके कोई बुजुर्ग लोग आपके घर में रहेंगे तो वो बोलेंगे यार पिछले 80 साल से मैं इतनी गर्मी नहीं देखा। तो वो कहलाती जलवायु। जो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है ना, वो कहलाता है। उनके बाबा बताए होंगे, उनके दादा बताए होंगे कि हमारे ज़माने में तो हम बिना पंखे के सोते थे और पसीना नहीं निकलता था। तो वो जो लंबे समय के लिए 20-30 साल का जो अंतर होता है ना, वो चेंज होता है। उसको बोलते हैं जलवायु में परिवर्तन। मतलब तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालीन परिवर्तन। शाम को मौसम बदल गया तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि जलवायु बदली, उसको आप बोलोगे कि मौसम बदला है। और ये दोनों तरीके से होता है। एक तो मानव जनित तरीका भी है और दूसरा प्राकृतिक तरीका भी है। प्राकृतिक तरीका जैसे ज्वालामुखी फूटा तो जलवायु बदलेगी ना। महाद्वीप हम मानते हैं कि विस्थापित हो रहे हैं तो उससे जलवायु बदलेगी। तो कारण एक तो ज्वालामुखी, महाद्वीपी विस्थापन, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं। अगर मानव जनित कारण देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस मतलब ये होता है, देखिए ग्रीन हाउस मतलब हरा घर। क्या होता है कि हरा घर बनाते हैं, जो नर्सरी आप गए होगे तो हरे छत से उसको ढके रहते हैं, जो भी लगाए रहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वहाँ ना सूर्य की किरण अंदर तो आती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, इसलिए हरे घर बनाते हैं नर्सरी में भी, बाकी जगह भी। पृथ्वी भी ना यही हरे घर की तरह काम करती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य की किरण अंदर आती है, वापस नहीं जा पाती। कुछ किरणों को ये रोक लेते हैं, कुछ ऊर्जा को। इसीलिए रात में भी अभी आप बैठे हैं ना तो आपको थोड़ा गर्मी लग रही। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता है, अगर ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं रहती तो पृथ्वी का तापमान दिन में रहता करीब 70-80 डिग्री सेल्सियस और रात में हो जाता माइनस में। तो दिन में हम आग से मतलब झुलस के मर जाते, रात को ठंडी से मर जाते, तो रह ही नहीं पाते। इसीलिए ऐसे ग्रहों में जीवन नहीं है जहाँ ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो पहला कारण यही है भाई। पहले ठीक था कि रोकती थी, आराम से जीते थे। अब ये गैसें ज़्यादा हो गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये वो ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा सूर्य की किरण रोक रही, ज़्यादा रोक रही तो गर्मी बढ़ रही। अगला भूमि के उपयोग में परिवर्तन। अब भूमि को भी हम अलग अलग यूज़ में ले रहे हैं, उससे भी ग्रीन हाउस, खेती, ये इनसे भी निकलती है मीथेन। जैसे आपके धान के खेत से मीथेन निकलती। शहरीकरण, अब शहर बन रहा है तो कंक्रीट हो रहा है, कंक्रीट से भी ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही। फिर वनों की कटाई है तो कॉमन कारण है कि वन काट रहे तो होगा ही। परिवहन से भी होगी, मतलब गाड़ी का जो धुआं निकलता है उनसे गैस निकलती है, उससे भी होगा। बिजली उत्पादन, इससे अपन कोयला जलाते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैस निकलेगी। उद्योग से, विनिर्माण से, इनसे निकलती हैं। तो ये सब कारण है। अगला है कि साक्ष्य क्या है। आप कैसे बोल सकते हो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो पहला साक्ष्य तो यही है कि भाई तापमान बढ़ रहा है। मतलब पहले जो भी तापमान था, औसत तापमान, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी। अगला, महासागर भी बहुत गर्म हो रहे हैं। मतलब पहले जितना महासागरों का तापमान था वो भी बढ़ गया है। अब तापमान बढ़ रहा है तो क्या है, जो बर्फ़ है वो पिघलेगा। तो बर्फ़ जो है पिघल रही, मतलब चादरें सिकुड़ रही हैं और हिमनद जो है वो पिघल रहे हैं, उसी को बोलते हैं पीछे हटना। बर्फ आवरण में कमी हो रही, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार हो रहा है। तो ये जो विस्तार हो रहा था आर्कटिक समुद्री बर्फ का, वो कम हो रहा है। मतलब सीधा सीधा बर्फ़ कम हो रही है और क्या बोलेंगे,
समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ये सब उसकी साइट में लिखा था, जो UNCCC है ना, जो इसके लिए काम करती, तो वही चीज़ बार बार लिखा था। तो मैं भी बोला चलो भाई वो बोल रहा है तो हम भी मान लेते हैं। चरम घटनाएं हो रही, मतलब जैसे अभी आप देखते हो ना, अचानक गर्मी है तो बहुत गर्मी, ठंडी तो बहुत ठंडी, बरसात तो फिर बरसात ही बरसात, उसी को चरम बोलते हैं। और महासागरी अम्लीकरण हो रहा है, ये सब इसके वो बोल सकते हो आप, क्या बोलते हैं, कैसे कैसे हमको पता चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य, प्रूफ क्या है कि हो रहा है। अब इसके प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव तो वही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अधिक तापमान। दूसरा है विनाशकारी तूफान। तापमान बढ़ेगा तो फिर समुद्र गर्म होगा, समुद्र गर्म होगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो तूफान आएगा, चक्रवात आएगा। अगला है सूखा। सूखा भी आपको पता है कि भाई तापमान बढ़ेगा तो सूखा तो आएगा ही ना। फिर गर्म होते महासागर, ये तो हमको पता ही है। और सब गर्म होगा तो प्रजाति जो हैं उनको हानि भी होगी, वो एक्सटिंक्ट हो रही, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है क्योंकि अब सूखा पड़ रहा है, चक्रवात आ रहा है। और स्वास्थ्य जोखिम, मतलब प्रदूषण हो रहा है, उससे तबीयत खराब हो रही है, और अंतिम में गरीबी है। भाई अब कोई भी सूखा पड़ेगा, चक्रवात आएगा तो गरीबी होगी, और उससे फिर विस्थापन होगा। तो ये इसके प्रभाव हैं। अगली चीज़ है, इसके लिए प्रयास हम क्या कर रहे हैं। तो पहला तो ये संस्था बनी IPCC 1988 में, मतलब इसको बनाया UNEP और IMD, WMO विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, और UNEP ने 88 में स्थापित किया है। और इसका काम ये है कि ये इसका मतलब टेम्परेचर, जलवायु परिवर्तन के बारे में ये रिसर्च करती है, शोध करती है, सूचनाएं देती है कि भाई इतना बढ़ गया, इससे इतना बढ़ गया, ऐसा हो गया। ये इसका काम है IPCC का। अगला प्रयास है UNFCCC। इनका क्या काम है, ये समझौता करते हैं। मतलब ये 1992 में हमारा एक रियो सम्मेलन हुआ था, वहाँ ये संस्था बनी, और इसका काम है कि आप बैठकें करिए और COP करिए। ये जो भी हम COP 28 करेंगे ना, ये भी UNFCCC के अंतर्गत ही होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ, फिर अभी पेरिस समझौता भी हुआ था UNFCCC में, जिसमें भी यही बात हुई थी कि हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो COP जो भी होता है, जैसे COP 21 था पेरिस, 22, 23, 24 सब हो रहा है। अब भारत के प्रयास क्या क्या हैं। तो भारत एक NAPCCC में काम करता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका प्रारंभ हम चालू किए हैं 2008 में, और इसका काम ये है कि अलग अलग मिशन चालू किए हैं, जैसे सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए, निवास के लिए, जल मिशन, हिमालय मिशन, हरित भारत मिशन, सुस्थिर कृषि मिशन, और जलवायु परिवर्तन के लिए मिशन। तो ये 8 मिशन चालू किए हैं। इसके अलावा भारत जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, फ्रांस के साथ हम वो बनाए हैं। हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अलग अलग एक्ट बनाए, जैसे 86 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 80 का वन अधिनियम, 72 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सब हम काम कर रहे हैं। तो ये भारत के प्रयास हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई आपकी जलवायु परिवर्तन। अगर वो आया तो ये लिखना है। इससे रिलेटेड चीज़ है COP 28। COP 28 मतलब है कि 28वां सम्मेलन है। कहाँ हुआ? तो 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक दुबई UAE में हुआ। ये क्यों महत्वपूर्ण है? पहला तो जो पेरिस समझौते में जो भी हम ये कहा गया था कि भाई कौन कितना काम कर रहा है उसकी समीक्षा करेंगे, तो इसमें समीक्षा की गई है। और इसके अलावा जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत को दर्शाता है। इसमें कहा गया कि अब ये जो जीवाश्म ईंधन है इसको अब हम बहुत यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, फिर आपको दिखाना है इसके परिणाम क्या क्या हैं। तो एक वैश्विक जलवायु स्टॉकटेक की बात हुई, जिसमें हम नापेंगे कि कितना हो रहा है, मतलब उत्सर्जन कितना कटौती कर रहे हैं। कहीं तो कोई रहना चाहिए ना, जैसे स्टॉक मार्केट होता है वैसे ये भी है। उसके बाद हानि एवं क्षति कोष का परिचालन, इसको बोलते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो जलवायु छोटे छोटे द्वीप हैं, वो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो डूब जाएंगे, मालदीव जैसे, तो उनके लिए एक फ़ंड बना है कि अगर जिनको लॉस होगा, डैमेज होगा, उनके लिए, तो उसका परिचालन के लिए भी बात हुई है। अगला है जीवाश्म ईंधन की भूमिका जलवायु परिवर्तन में। ये माना गया है कि जीवाश्म ईंधन से ही बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होता है, तो इसको ख़त्म करना है।
ये सब में भारत गुस्सा रहा है, बोलता है यार यही तो हम यूज़ करते हैं, जीवाश्म ईंधन, कोयला। देखो चौथा है कोयले का चरणबद्ध का उपयोग कम करना। फिर है नवीकरणीय ऊर्जा पे ध्यान देना। अब आप कोयला यूज़ नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो नवीकरणीय ऊर्जा पे ध्यान दोगे। फिर अनुकूलन पे ध्यान देना। फिर जलवायु वित्त को बढ़ाना। जलवायु वित्त मतलब जो अमीर देश हैं पैसा दें भाई गरीबों को। और विविध भागीदारी मतलब व्यवसाय, परामर्शदाता, व्यापारी, मीडिया, इनकी भागीदारी। अगला है कमियां क्या हैं, तो पहला तो है कोई समय सीमा नहीं है, करेंगे करेंगे बोल रहे हैं, कब तक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने में अस्पष्टता, 3 गुना कैसे कर लोगे। कोयले का जो चरणबद्ध उपयोग कम करना है वो कैसे करोगे, बोलना आसान चीज़ है। मीथेन के लिए भारत जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं हम तो धान उगाते हैं उससे मीथेन होती, कैसे कम कर लेंगे। तत्काल करने में चुनौती है, अनुकूलन में चुनौती है, वित्तीय प्रावधानों का अभाव, पैसा कहाँ से मिलेगा। फिर $100 बिलियन का लक्ष्य है, इतना हम देंगे, वो भी नहीं है। फिर ये जो छोटे द्वीपीय गठबंधन है ये गुस्सा आ रहे हैं कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। फिर चरणबद्ध समाप्ति बीच समझौता है, उसका भी मतलब बोला अच्छा बात किया है, लेकिन कैसे लागू होगा उसमें दिक्कत है। और महत्वाकांक्षा का अभाव है, इसमें बोला गया है कि भाई करने की वो भी तो होना चाहिए, चाह भी तो होना चाहिए, वो नहीं है। भारत का रुख क्या है, तो भारत कई चीज़ों में ना गुस्सा आ गया, बोला कि यार कोयला क्यों हम ख़त्म करेंगे। मीथेन से भी भारत गुस्सा है, ग्लोबल मीथेन प्लेस की हमारे यहाँ तो बहुत है ना, मतलब यूज़ होता है, तुम तो यूज़ कर लिए, अब हमको मना कर रहे हैं। फिर ये जो नवीकरणीय वाली प्लेस है इसके भी खिलाफ है भारत, और लॉस एंड डैमेज फंड के भी खिलाफ है, बोल रहा हम देंगे ही नहीं, कर लो जो करना है। फिर भारत की जलवायु कार्यवाही पहल क्या है, भारत क्या एक्स्ट्रा किया, तो ये नाम याद रखना, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में भारत किया है, जिसमें क्या है कि राष्ट्रीय गंगा जो स्वच्छ गंगा मिशन है के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है, नदी शहर इनको अच्छा किया जाएगा। फिर एक ग्रीन क्रेडिट पहल है, जिसमें ग्रीन क्रेडिट मतलब नवीन पर्यावरण कार्यक्रम उपकरण इनके लिए। फिर लीड IT 2.0 है, जिसके लिए कम कार्बन प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता के सह विकास और हस्तांतरण पे, और हरित विकास संधि जो ऊर्जा, जलवायु, पर्यावरण, आपदा सहनशीलता की दिशा में राष्ट्रों का मार्ग प्रशस्त करती है। आगे की राह क्या है, तो क्या क्या करना चाहिए, तो एक तो नए संकेतक लाना चाहिए जिससे हम यूज़ करें। दूसरा है पैसे का बात हो भाई, पहले करना कहाँ से है, पैसा चाहिए ना। तीसरा है प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी, हवाबाई ना रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगला है जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उपयोग में कमी पे स्पष्टता हो, कैसे कैसे होगा, और जलवायु न्याय हो। इसमें है कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल हो, जो ज़्यादा जैसे अमेरिका टाइप के देश हैं वो असली रहता तो वही फैलाए है ना, वही तो पूरा पृथ्वी को गर्म किए, तो उनकी जवाबदारी ज़्यादा होना चाहिए ना, भारत की थोड़ा कम होना चाहिए। भूटान टाइप के गरीब देश, वो बेचारे कुछ किए ही नहीं, उनसे भी बोलते हैं तुम भी पैसा दो, तो उनका और कम होना चाहिए, इसको बोलते हैं CBTR। अगला जो टॉपिक है हीट वेव, देखो अभी खूब गर्मी, बाहर मत निकलना ज़्यादा, आराम से घर में पढ़ना, लाइब्रेरी में पढ़ना, इस पे लेकिन ऐसे आ सकता है। तो हीट वेव क्या है, असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि, जो जनरली का होता है, ये ऑफिशियल साइट से ही मैं कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ, इंग्लिश में था, हिंदी किया तो थोड़ा खतरनाक हिंदी होगी तो समझ लेना। जो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में गर्मियों के मौसम में सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक है, मार्च और जून के बीच होती है, और दुर्लभ मामलों में जुलाई तक भी जारी रहती है, ये भी आपको पता है। अत्यधिक तापमान और परिणामी वायुमंडल परिस्थितियां इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि अब गर्मी मतलब वही लू लगेगी, समझ लो उसी के आसपास। फिर ना ये IMD जो है अलग अलग हीट वेव किसको बोलेंगे उसके बारे में अलग अलग वो दिया है। तो एक ये दिया है कि जब किसी स्टेशन का तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हीट वेव पे विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मिनिमम 40 और 30 तो होना चाहिए पहाड़ी और मैदान के लिए, मतलब पहाड़ी में 30 और मैदान में 40।
फिर ना अलग अलग है, सामान्य हीट वेव मतलब 5 से 6 डिग्री का विचलन, ये पूरा क्राइटेरिया है, इसको पढ़ लेना, बहुत पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बस बेसिक लिख लेना। तो हीट वेव वही है, 45-47 से ऊपर हो गया तो हीट वेव है। अब है इसकी अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, क्यों क्यों होता है। एक तो है किसी क्षेत्र पर गर्म हवा का प्रचलन, मतलब गर्म हवा जब आएगी तो हीट वेव बढ़ेगी। अगला है ऊपरी वायुमंडल में नमी का अभाव, ऊपर नमी है ना तो तापमान को रोक लेती है, अगर नमी नहीं है ऊपर तो तापमान वृद्धि और ज़्यादा होगी, और क्या होगा तो हीट वेव बढ़ेगी। भाई ऊपर से धूप आए अच्छे से, मतलब आसमान साफ रहे, बादल रहेगा तो भी हीट वेव नहीं आएगी। फिर प्रति चक्रवाती प्रवाह रहे, चक्रवात रहेगा तो भी नहीं आएगी। और मार्च से जून के दौरान होती है, मतलब जब गर्मी रहती है तो हीट वेव का प्रभाव तो आपको पता ही है। पहला तो मानव स्वास्थ्य पे थकावट आएगी, हीट स्ट्रोक आएगा, ये वो। दूसरा ऊर्जा पर प्रभाव, इससे क्या है कि बिजली की मांग बढ़ेगी, भाई एसी चलाएंगे लोग जम से, तो फिर बिजली ग्रिड पे दबाव पड़ेगा। अगला है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, गर्मी बढ़ेगी तो उत्पादकता कम होगी ना, पढ़ाई नहीं होती ढंग से तो मजदूर लोग मजदूरी कैसे करेंगे, तो वो दिक्कत है। जल संसाधनों पे प्रभाव, जल संसाधन सूख जाएंगे। खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव, मतलब सूखे की संभावना बढ़ेगी, इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, तो ये सब इसके प्रभाव हैं। कम कैसे कर सकते हैं, अगली चीज़ है। यही सब चल रहा है ना कि एसी लगाने से अच्छा पेड़ लगाओ, ऐसा ऐसा ज्ञान खूब व्हाट्सअप में चल रहा है ना, जब लगाने का टाइम आएगा तो लगाएंगे नहीं। पहला है हरित आवरण में वृद्धि, पेड़ पौधे लगाएं। दूसरा आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब होता है जैसे आर्द्र भूमि वेटलैंड, मतलब कि जहाँ पानी रहता है थोड़ा सा, पेड़ पौधे उगते हैं, पक्षी रहते हैं, ये सब रहे, तो इससे क्या है कि तापमान कम रहता है। आप जैसे तालाब के बगल में खड़े हो, बांध के बगल में खड़े होगे, तापमान कम रहेगा। जल निकाय, वही तालाब झील है, उनका पुनरुद्धार करें। शहरी ताप प्रभाव मतलब शहर में क्या है कि ताप द्वीप बन गए हैं, पूरा कंक्रीट है, तो ढंग से बनाएं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक परिदृश्य को बढ़ाएं। शहरी भवन मानक, मतलब ढंग का लोहा धातु ये सब अच्छे से लगाएं। स्वच्छ खाना पकाने वाले ईंधन करें जिससे प्रदूषण कम हो। वनस्पति बढ़ाएं। परिवहन से भी होती है ना दिक्कत, तो परिवहन, सार्वजनिक परिवहन यूज़ करें। लैंडफिल प्रबंधन की बात करें, मतलब जो भी आपका ठोस अपशिष्ट है उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दें, क्योंकि नहीं गाड़ेंगे तो मीथेन निकलेगी, उससे दिक्कत होगी। तो ये आपका हीट वेव है। तो ये हमारे 3 टॉपिक थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका PDF आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत होगी, कोई सुझाव होगा, कोई डाउट होगा तो हमको बिल्कुल कमेंट करिएगा। अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ने में। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।